अच्छा बच्चों, आज चैप्टर नंबर 5 से जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसका नाम क्या है? यूजेज ऑफ बैक्टीरियोफेज। यूजेज ऑफ बैक्टीरियोफेज। यूजेज ऑफ बैक्टीरियोफेज। कल मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है। बैक्टीरियोफेज बेसिकली एक वायरस है। क्या है? जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है। आज हम लोग इसका फ़ायदा देखेंगे, इसके हम लोग इस्तेमाल कहाँ, यूजेज का मतलब है इसके इस्तेमाल कहाँ पे हैं। तो नंबर 1, इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ वेक्टर। एज ए वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? अगर आप लोगों ने 10th क्लास थोड़ी सी याद हो, हम लोग अगर फर्ज करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए उठा के डालते हैं जिसके अंदर, उसके डीएनए को क्या बोलते हैं? वेक्टर। जैसे अगर आप इंसान का डीएनए लें और वायरस के डीएनए में डालें तो वायरस का डीएनए क्या कहलाएगा? वेक्टर। तो डिटेल नहीं दी हुई, सिर्फ आपने बताना है कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। वेक्टर मैंने आपको ज़बानी बता दिया कि वेक्टर होता है। फर्ज करते हैं इंसान का डीएनए अगर आप प्लांट में डालें, कौन सा डीएनए वेक्टर कहलाएगा? प्लांट का। समझ आ गई? नंबर 2, हाँ जी, जिसमें यानी होस्ट डीएनए, यूं कह लो होस्ट डीएनए, इसको यूज किया जाता है एज अ जीनोमिक लाइब्रेरी। एज अ जीनोमिक लाइब्रेरी के तौर पे। जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है कि अगर किसी भी जानदार के जितने भी जीन्स हैं वो बैक्टीरिया में या वायरस के अंदर या फेज के अंदर मौजूद हों। मिसाल के तौर पे आप किसी इंसान का डीएनए ले लें, उस डीएनए को क्या कर दें? कट कर दें और उस हर सेगमेंट को किस में डाल दें? फेज के अंदर, मुख्तलिफ फेजेस के अंदर डाल दें। तो वो जो पूरा क्लस्टर बनेगा वायरस का, वो क्या कहलाएगा? जीनोमिक लाइब्रेरी। ये क्यों करते हैं ये अभी डिटेल अगले चैप्टर्स में आएगी, अभी डिटेल नहीं है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन तैयार कर लेना शॉर्ट क्वेश्चन में। नंबर 3, इसको हम लोग यूज करते हैं फेज थेरेपी के तौर पे। किस तरह? फेज थेरेपी। फेज थेरेपी क्या होती है? फेज थेरेपी ये होती है कि हम वायरस को, फेज को इस तरह तैयार करते हैं कि ये हमारी बॉडी में जाके हमारे जरासीम पैदा करने वाले बैक्टीरिया को क्या करता है? मारता है। किल बैक्टीरिया। यानी आज हम लोग फेज को, वायरस को इस तरह से चेंज कर रहे हैं कि वो हमारा मुलाजम बन जाए, हमारा नौकर बन जाए और बॉडी में जाके जरासीम पैदा करने वाले। तो आप यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं कि सर बैक्टीरिया तो एंटीबायोटिक से भी तो मर सकता है, तो इतना मुश्किल काम करने की ज़रूरत क्या है? मसला ये है कि एंटीबायोटिक जो होती है ना सिर्फ दुश्मन बैक्टीरिया को मारने के लिए होती है बल्कि बॉडी के दोस्त बैक्टीरिया को भी मार देती है। लेकिन जब हम फेज तैयार करते हैं ये हाईली स्पेसिफिक होता है, ये बॉडी में जाके सिर्फ और सिर्फ दुश्मन बैक्टीरिया को मारेगा, हमारे दोस्त बैक्टीरिया को नहीं मारेगा। तो ये बड़ा इफेक्टिव मेथड है क्योंकि ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं, उसी बैक्टीरिया में जाएंगे जिसके लिए हमने उसको तैयार किया होगा। समझ आ गई? इसके अलावा एंटी बैक्टीरियल नैनो मेडिसिन। हाँ जी, एंटी बैक्टीरियल का मतलब है हाँ, एंटी बैक्टीरियल नैनो मेडिसिन्स। तो ये आ जाएगा मेडिसिन के तौर पे भी। यानी ये जो ऐसे हमारे पास फेज आ चुके हैं जो कि ऐसी जगह पे नैनो बहुत माइक्रो लेवल पे मेडिसिन पहुंचाएगा जहां पे आम दवाई नहीं पहुंच पाती, और वहां जाके ये किसको मारेगा? बैक्टीरिया को। ठीक है, तो लिहाजा इसको कहते हैं एंटी बैक्टीरियल नैनो मेडिसिन। तो आपके सामने लिखने के लिए ये 4 हेडिंग्स आपके जहन में होनी चाहिए। ये जब भी पेपर में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। और आपको ये भी बता दूं, शुरू में यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी होगी जेनेटिक इंजीनियरिंग की। किसकी? जेनेटिक इंजीनियरिंग की। जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या होता है? मैनिपुलेशन ऑफ द जीन्स। किसी भी जानदार के जीन्स को चेंज करना, अल्टर करना, तब्दील करना, वो किस में आता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में।
समझ आ गई? जो कि ब्रांच है किसकी? बायो टेक्नोलॉजी की, ब्रांच ऑफ, हाँ जी, बायोटेक्नोलॉजी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में तैयार करना है जी। नेक्स्ट टॉपिक बताएं जी क्या आ रहा है। हाँ जी, अच्छा जी, अगला जो टॉपिक आ रहा है जी, क्या नाम है उसका? हाँ जी, अब प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे HIV के बारे में, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो इंसानों में जो बीमारी क्रिएट करता है उसका नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक होगी बात? ये जो वायरस है HIV, ये 1984 के अंदर ये आइडेंटिफाइड हुआ। MCQ में याद रखना, 1984 में दो रिसर्च इंस्टीट्यूट थे। एक का नाम था पास्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्रांस में, पास्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, हाँ जी, हाँ जी, तो ये पास्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्रांस के अंदर था। और इन्होंने एड्स के पेशेंट्स में ये आइडेंटिफाई किया। और दूसरा है नेशनल, हाँ जी, नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये USA में है, नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट, हाँ जी, ये आ जाएगा किस में? USA में। अब बस इस टॉपिक में आपने इसका स्ट्रक्चर समझना है और स्ट्रक्चर को ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब हम इसका HIV का स्ट्रक्चर जो पेपर में, क्योंकि फेडरल का बोर्ड है, उसमें सिर्फ ये भी आ जाता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ HIV, ठीक है, तो आपने स्ट्रक्चर बना देना है। तो सबसे पहले हम अब स्ट्रक्चर बनाने लगे हैं इसका। तो स्ट्रक्चर में, क्योंकि HIV क्या है? एक एनवेलप्ड वायरस है। कौन सा? दिस इज द एनवेलप्ड। तो आप भी बता दें ये एनवेलप है, और एनवेलप की डबल का आपको पता ही है, लिपिड बाइलेयर होती है, लिपिड बाइलेयर, ये आ गया। तो दिस इज द एनवेलप। तो ये हमने इसका एनवेलप बना दिया, ये इसका एनवेलप आ गया जी, ठीक हो गया, ये इसका एनवेलप आ गया। तो लास्ट टाइम हमने बताया भी था कि एनवेलप किस चीज़ का बना होता है, किसी को याद हो प्यारे? हाँ जी, लिपिड एंड प्रोटीन का, लिपोप्रोटीन। किसका? लिपोप्रोटीन का। क्यों? क्योंकि ये जो एनवेलप होता है बेसिकली ये सेल मेम्ब्रेन से ही उतारा हुआ होता है, याद आया? तो लिहाजा सेल मेम्ब्रेन ही है समझो ये, क्योंकि ये हमसे लेके भागता है सेल मेम्ब्रेन से, तो लिहाजा ये है एनवेलप, ये एनवेलप है। और एनवेलप जो है ये होता है लिपिड का और प्रोटीन पे मुश्तमिल। बात समझ में आ गई? एनवेलप के ऊपर कांटे होते हैं, कांटों को क्या बोलते हैं? स्पाइक्स। तो आपने भी कांटे बना देने हैं। ये कांटे आ गए जी, ये कांटे आ गए जी, ये कांटे आ गए इसके ऊपर, ये कांटे आ गए, ये कांटे आ गए सारे, ये ले, ये कांटे आ गए। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? स्पाइक्स। ये स्पाइक्स आ गए। सिर्फ आपने इसको समझना है और इसी को ही लिख देना है। कोई ऐसी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आपको याद करनी पड़ जाए जी पता नहीं क्या चीज़ है। ये है जी, एक ये हिस्सा हो गया कांटों का, और एक कांटों का ये वाला हिस्सा हो गया, ये ले, ये ले, ये ले जी, ये ले, ये ले जी। बात समझ में आ गई? ये ले। अब इनके नाम बता देने हैं। ये जो कांटे हैं इनको वैसे क्या बोलते हैं? स्पाइक्स। क्या बोलते हैं? स्पाइक्स। स्पाइक्स MCQ में याद रखना, ये बने होते हैं GP के, यानी ग्लाइकोप्रोटीन के। स्पाइक्स दो तरह के बनाए हैं, एक जो मेम्ब्रेन में दाखिल हुआ है, तो लिहाजा जो मेम्ब्रेन में दाखिल हुआ होगा उसको बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? ट्रांस मेम्ब्रेन। ट्रांस मेम्ब्रेन बोलते हैं। ट्रांस का मतलब जो मेम्ब्रेन में दाखिल हुआ है,
तो ये जो ब्लू वाले हैं ये सारे क्या हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन, इनको कहते हैं GP41, GP41 बोलते हैं इसको। ये इसका नंबर आ गया GP41 ट्रांसमेम्ब्रेन। जबकि ये जो बाहर बने हुए हैं कप शेप, इनको कहते हैं GP120। क्या बोलते हैं? हाँ जी, GP120। मेरी बात समझ में आ गई? दोनों का फंक्शन भी यही लिख दें। GP जो 120 है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो है, ये फ्यूजन प्रोसेस में काम में आएगा। किस में काम आएगा? फ्यूजन प्रोसेस में, यानी सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ने में काम आएगा, रिसेप्टर साइट पे फ्यूजन में काम आएगा। जबकि जो GP41 है, बल्कि इसको यूं कर ले, GP120 जो है ये एड्सॉर्प्शन के काम आएगा। किसके? एड्सॉर्प्शन के काम आएगा, यानी सेल मेम्ब्रेन के साथ चिपकने के काम आएगा। ठीक है। जबकि GP जो क्या बताया था, GP41 ये फ्यूजन के काम आएगा, यानी सेल मेम्ब्रेन के साथ चिपकने के काम आएगा। बात फॉलो कर गए? ये आ गया GP। तो GP120 एड्सॉर्प्शन के, सेल मेम्ब्रेन पे लैंडिंग करने के लिए, उतरने के काम आएगा, जबकि ये सेल मेम्ब्रेन से, इंसान की सेल मेम्ब्रेन से चिपकने के काम में आए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, इसके अंदर एक और प्रोटीन होता है, और उस प्रोटीन को आप लोग बोलते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन। सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है और इसी को एक्सप्लेन कर देना है, कोई एक्स्ट्रा से कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये ले जी, ये आ गया। इसको आप लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स प्रोटीन। ये आ गया जी मैट्रिक्स प्रोटीन। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स प्रोटीन यहां लिख देते हैं, मैट्रिक्स प्रोटीन, दिस विल बी कॉल्ड एज मैट्रिक्स प्रोटीन। इसके अंदर अब क्या होता है? इसके अंदर होता है कैप्सिड। क्या होगा? दिस इज द कैप्सिड, और मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमेयर्स, छोटे छोटे मोती, प्रोटीन सब यूनिट्स, इनको बोलते हैं कैप्सोमेयर्स। तो ये आ गया जी कैप्सिड। तो ये आपने कैप्सिड बता देना है। दिस विल बी द कैप्सिड विच इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल मोती प्रोटीन सब यूनिट्स कॉल्ड एज कैप्सोमेयर्स। क्लियर? फिर आपने बताना है इसके अंदर 2 RNA होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ये आ गया जी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और ये भी आ गया सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कोर अंदर क्या होते हैं, या जीनोम या एंजाइम, शुरू में ही बता दिया था। तो ये आ जाएंगे इसके अंदर ssRNA। SS बताया था, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक। फिर इसके अंदर आपको बताया था कोर में अंदर एंजाइम्स भी होते हैं। एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? एक एंजाइम, उसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सबसे ज्यादा पेपर में इसके बारे में पूछा जाता है इस चैप्टर में। इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ये क्या करता है? ये जैसे ही इंसान की बॉडी में जाता है तो ये अपने RNA को, ये एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देता है? DNA में। तो याद रखना कि जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये RNA को DNA में कन्वर्ट करने के लिए होता है। इस फिनोमिना को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। पढ़ा हुआ है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर इसके अंदर कुछ एंजाइम्स और भी होते हैं। एक एंजाइम होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्रोटीएज। कौन से एंजाइम? प्रोटीएज एंजाइम। ये आगे आप डिटेल में आपको मैं लाइफ साइकिल में पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ नाम याद रख लें।
कि प्रोटीएज एंजाइम जो हैं ये क्लीव करेंगे, क्लीव पॉलीपेप्टाइड चेन्स को। क्यों करेंगे ये मैं बाद में बताऊंगा, यानी ये प्रोटीन को काटने के लिए होंगे, क्लीव पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके अलावा इसमें एक और एंजाइम भी होगा, उस एंजाइम को हम लोग कहेंगे, क्या बोलेंगे, इंटीग्रेज। कौन सा एंजाइम? इंटीग्रेज एंजाइम। ये आगे डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ इतना याद कर लें, इंटीग्रेज ये इसलिए होगा कि ये वायरल डीएनए को जोड़ेगा, वायरल डीएनए को अटैच करेगा, इंटीग्रेट करेगा विद होस्ट डीएनए, विद होस्ट डीएनए। ये इसका काम होगा। क्यों करेगा ये भी हम बाद में देखेंगे, फिलहाल इसके छोटे छोटे फंक्शन याद रखें। टोटल एमसीक्यू में बता रहा हूं, जो टोटल जीन्स हैं वायरस के अंदर, एचआईवी के अंदर जीन्स, वो कितने हैं? 9। कितने? 9 जीन्स हैं इसमें। और ये जो एंजाइम्स हैं, दे आर एंजाइम्स आर एनकोडेड बाय 3 जीन्स। एंजाइम्स आर, हाँ जी, एनकोडेड बाय, हाँ जी, 3 जीन्स। यानी ये जो एंजाइम्स हैं ये अपने 3 जीन्स की मदद से बनाता है। वैसे 9 जीन है इसके पास, लेकिन ये जो एंजाइम्स हैं ये बाय 3 जीन्स, ये 3 जीन्स की मदद से बनाता है। ये भी एमसीक्यू में याद रखना कि एचआईवी में 9 जीन्स हैं टोटल, और एंजाइम कितने जीन्स की मदद से बनाता है? 3। तो ये छोटे छोटे फंक्शन जो हैं आपने याद रखने हैं। इसकी लाइफ साइकिल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है? तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपके जहनों में?